नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी कांग्रेस के 100वें अधिवेशन से डरी हुई बीजेपी की, किसान आंदोलन पर डल्लेवाल की मोदी सरकार को दी दो टूक की। देखेंगे दिल्ली में चुनाव से पहले मचे सियासी बवाल को, सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आई ईडी को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों इंडिया पोस्ट ने बंद की अपनी बुक पोस्ट सेवा, क्या निजीकरण की भेंट चढ़ गई है भारतीय डाक व्यवस्था। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। राजस्थान मंत्रिमंडल और संगठन को लेकर की जाएगी चर्चा, कई सरकारी कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले एलजीवीके सक्सेना का बड़ा एक्शन, 3 जिलों के डीसीपी और 4 एडिशनल डीसीपी का किया तबादला। चुनाव आयोग ने जारी किए लोकसभा चुनावों के आंकड़े, बताया अन्य लोकतंत्रों के मुकाबले अभूतपूर्व संख्या की गई दर्ज। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान, कहा जो मांगेगा रोजगार उस पर होगा अत्याचार। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के नाम पर लोगों के साथ हो रही धोखाधड़ी, अभिनेता ने पोस्ट साझा कर फैंस को दी चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक के बेलगावी में आज से कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत हो गई है। इस बैठक में जहां एक तरफ अंबेडकर और कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति बनाने की तैयारी की जाएगी, तो वहीं विपक्ष की एकजुटता का संदेश भी दिया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस की इस बैठक ने बीजेपी के हाथ पांव फुला दिए हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन के 100 साल पूरे होने पर क्या है कांग्रेस का प्लान, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC कर्नाटक के बेलगावी में एक विस्तारित सत्र का आयोजन कर रही है। 2 दिन की इस मीटिंग के साथ कांग्रेस यहाँ एक रैली भी करेगी। ये कार्यक्रम महात्मा गांधी के 1924 में पार्टी अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के ऐतिहासिक बेलगांव सत्र की अध्यक्षता करने के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता देश भर से CWC सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत करने पहुंच चुके हैं। पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए जहां कांग्रेस में नई जान फूकेगी, वहीं भावी रणनीति पर भी चर्चा करेगी। इतना ही नहीं, अपनी इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान कांग्रेस अंबेडकर मुद्दे पर भी एक बड़ी रणनीति बीजेपी के खिलाफ तैयार करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन ने बीजेपी के अंदर एक डर पैदा कर दिया है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर के बयान पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर घिरी बीजेपी को कांग्रेस आगे की रणनीति तैयार करने की तैयारी कर चुकी है। इस ऐतिहासिक आयोजन में लगभग 200 से ज्यादा नेता हिस्सा लेने वाले हैं। आपको बता दें, महात्मा गांधी ने बेलगाम में अपना भाषण मुख्य रूप से अहिंसा, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में असहयोग, अस्पृश्यता को दूर करने, समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए दिया था, जो कि 1924 में महात्मा गांधी के भाषण की विषय वस्तु थी। फिर यही बेलगाम अधिवेशन भारत की स्वतंत्र आंदोलन का आधार बना। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने दिसंबर 1924 से अप्रैल 1925 तक की थी। कांग्रेस पार्टी ने बेलगावी में होने वाली इस विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति बैठक को नव सत्याग्रह बैठक का नाम दिया है। ये बैठक उसी जगह पर होगी जहां महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। इस अधिवेशन को लेकर कांग्रेस ने कई तरीकों से योजनाएं भी तैयार की है, जिससे बीजेपी पूरी तरह घबराई हुई है। मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उधर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन लगभग 1 महीने से जारी है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार को चुनौती देते हुए उन्होंने कह दिया है कि उनका अनशन खत्म नहीं होगा। वहीं आंदोलन को और तेज करने के लिए किसानों ने रणनीति भी तैयार कर ली है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। फसलों की MSP समेत 13 मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 31वें दिन भी जारी है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। डल्लेवाल सही ढंग से बात भी नहीं कर पा रहे। हालांकि अपनी मांगों को लेकर बुलंद हौसलों के साथ डल्लेवाल ने एक बार फिर मोदी सरकार को चेता दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। अगर सरकार उठा ना पाई तो जीतेंगे या फिर मरेंगे। एक तो काम करेंगे दोस्तों। इतना ही कहता हुआ मैं आप सबसे धन्यवाद। इस बीच बुधवार 25 दिसंबर को पंजाब कैबिनेट मंत्रियों के एक डेलीगेशन ने डल्लेवाल से मुलाकात भी की, जिसमें मंत्रियों की तरफ से अनशन खत्म करने की बात कही गई। साथ ही डल्लेवाल को औपचारिक मेडिकल ट्रीटमेंट देने की बात भी कही गई। आपके प्रदेश प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा, हाँ बात साडी थोड़ी जितांगे ही ताड़े नाल लड़ांगे, बात थोड़ी साडी इन्नी की बेनती स्वीकार कर, ठीक है ना। हाँ, इसी के साथ आप नेता अरोड़ा ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार लगातार केंद्र में संपर्क में है, लेकिन केंद्र ने बेशर्मी वाला रवैया अपनाया हुआ है।
जवाब में डल्लेवाल ने साफ शब्दों में इस निवेदन को ठुकराते हुए कह दिया कि वो किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा को नहीं लेंगे, या तो उनकी मांगे मानी जाएंगी या फिर वो अपनी जान दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्ताधीन रही विभिन्न सरकारों की गलत नीतियों के चलते अब तक लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। डल्लेवाल ने आप मंत्रियों की डेलीगेशन को कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ऐसे में पंजाब की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में पंजाब में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। उन्होंने कहा कि कैसे भी करके मोदी सरकार से उनकी मांगों को लेकर बातचीत की जाए, तभी ये आंदोलन खत्म हो सकता है। इसी के साथ किसान नेताओं ने पंजाब बंद की तैयारी को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद के कार्यक्रम को लेकर खनौरी बॉर्डर पर मार्च, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संगठनों यूनियनों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें बंद की पुख्ता रणनीति तैयार की गई है। इसी के साथ किसान नेताओं ने बताया कि आज पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के समर्थन में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक सांकेतिक भूख हड़ताल भी की गई। बताते चले, डल्लेवाल की रोजाना के चेकअप के बाद डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि डल्लेवाल की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उनका ब्लड प्रेशर अब 100 से 70 रहता है, जो पहले सामान्य हालत में 130 या 95 रहता था। भूखे रहने से उनकी किडनियों और लीवर पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ डल्लेवाल की बिगड़ती तबीयत किसानों के आंदोलन को तेज कर रही है, तो वहीं मोदी सरकार की मुश्किलों को भी बढ़ा रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी बवाल अपने चरम पर पहुंच गया है। आपकी महिला सम्मान योजना को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी हुई। इसी कड़ी में भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने बड़ी संख्या में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। बीजेपी आपकी मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इसी कड़ी में आज दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर खूब जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल हाल ही में दिल्ली के 2 विभागों ने आम आदमी पार्टी की 2 योजनाओं पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद से बीजेपी आप पर बुरी तरह से हमलावर हो गई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि राजधानी में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो महिला सम्मान योजना को लागू किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा दिल्ली के सभी निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में 60 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन योजनाओं से खुद को अलग कर लिया। विभाग की तरफ से दावा किया गया कि इस तरह की कोई योजना नहीं लाई गई। इन दावों पर ही बीजेपी ने आपको घेर लिया है। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी इन स्कीमों के जरिए विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर दिल्ली सरकार में अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप भी लगाए। हालांकि इन दावों के बाद से ही आप और बीजेपी आमने सामने आ गई है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर आपको चौतरफा घेरने की तैयारी में है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष ऋचा मिश्रा पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा योगिता सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या ने महिलाओं में हाथों में पोस्टर लेकर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं को हिरासत में भी लिया गया। इस तरह चुनावी माहौल में केजरीवाल की योजना के खिलाफ किए विभाग के दावों ने आपकी मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई। ऐसे में देखना होगा कि आप इस मुद्दे पर अगला क्या कदम उठाती है। सीजीआई संजीव खन्ना ने जब से अपना पदभार संभाला है, उनके एक के बाद एक फैसले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। कोर्ट ने ईडी को सख्त लहजे में समझा दिया है कि अब और मनमानी नहीं चलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भी बड़ा झटका दे दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के लिए एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि जांच एजेंसी ईडी किसी के लैपटॉप या मोबाइल फोन से डेटा एक्सेस नहीं कर सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने न सिर्फ ईडी को फटकार लगाई है, बल्कि मोदी सरकार को भी बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल विपक्ष लगातार ये दावे करता रहा है कि ईडी का इस्तेमाल मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं और उनकी राजनीति को खत्म करने के मकसद से करती रही है। ईडी के जरिए ही विपक्ष की आवाज को दबाने का काम भी मोदी सरकार में धड़ल्ले से किया जाता है। जहाँ बीजेपी सरकार नहीं गिरा पाती, वहाँ ईडी को भेजकर अपना मंशा को पूरा कर लेती है। इसी के साथ ईडी को लेकर विपक्ष कई और भी गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाता रहा है। हालांकि अब ईडी और मोदी सरकार दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से करारा झटका लग गया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का यह अहम आदेश लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन केस में आया है। दरअसल ईडी ने कुछ 6 राज्यों में 22 जगहों पर छापेमारी की थी।
मेघालय पुलिस की शिकायत के बाद ईडी ने ये एक्शन लिया था। मेघालय पुलिस का आरोप है कि फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य में लॉटरी का बिजनेस गैरकानूनी तरीके से हथिया लिया। इन रेड्स में 12.41 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। सेंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार थी। इसने 2019 से 2014 के बीच 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। इसने सभी पार्टियों को चंदा भी दिया। फ्यूचर गेमिंग की ओर से तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 542 करोड़ रुपए मिले। डीएमके 530 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर ही। वाईएसआर कांग्रेस ने 154 करोड़ रुपए और बीजेपी ने 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बनाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर को जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने 2 पेज का फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि फ्यूचर गेमिंग केस की सुनवाई दूसरे मामलों के साथ की जाएगी। इसी मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में निजता के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की थी। साथ ही याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पर्सनल डिजिटल डिवाइस में ऐसी जानकारी होती है जो बेहद निजी होती है। ये जानकारियां किसी शख्स की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले से ईडी की कई पुरानी जांचों पर भी सवाल खड़े हो गए। वहीं आगे की कार्रवाई को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात एक युग के अंत की। जी हां, बिना किसी चर्चा, चेतावनी या परामर्श के इंडिया पोस्ट ने अपनी बुक पोस्ट सेवा को बंद कर दिया है। इंडिया पोस्ट का यह कदम न केवल पुस्तक प्रेमियों के लिए एक सदमा है, बल्कि पूरे पुस्तक उद्योग के लिए भी बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो क्यों चुपचाप उठाया गया इतना बड़ा कदम, देखिए इस रिपोर्ट में। 18 दिसंबर 2024 को इंडिया पोस्ट ने अपनी बुक पोस्ट सेवा बंद करके पुस्तक प्रेमियों और पूरे पुस्तक उद्योग को बड़ा झटका दे दिया। बता दें, इस सेवा के तहत 5 किलोग्राम तक किताबें भेजने का शुल्क केवल 80 रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई और इसे चुपचाप डाक सॉफ्टवेयर से हटा दिया गया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या भारतीय डाक व्यवस्था के निजीकरण की तैयारी पूरी कर ली गई? दरअसल शिपिंग शुल्क बढ़ने के साथ कई पाठक 100 रुपए की कीमत वाली किताब पर 78 रुपए का डाक शुल्क देने में संकोच करते हैं। इस फैसले से देश की पहले से ही कमजोर पड़ने की संस्कृति के और कमजोर होने का खतरा है। ये पहली बार है कि सरकार ने इस तरह का शुल्क लगाया है। अभी पिछले साल ही नवंबर में सभी डाक सेवाओं पर 18% जीएसटी लगा दिया गया था, जिससे डाक से पुस्तकें भेजना पहले से ही काफी महंगा हो गया था। ऐसे में कहने की जरूरत नहीं है कि अब छोटे प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं, लेखकों और संपादकों के लिए किताबें डाक से भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे और गैर व्यावसायिक प्रकाशकों और पत्र पत्रिकाओं पर पड़ना है, जो पहले से ही कागज और छपाई की अत्यधिक मूल्य वृद्धि के कारण बेतहाशा बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस कदम को निजीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। देश में पिछले कुछ समय से निजीकरण की आंधी देखने को मिल रही है। पहले रेलवे और बैंकिंग सेक्टर की तरह लंबे समय से भारतीय डाक विभाग का भी निजीकरण करने की प्लानिंग चल रही थी, जो कि अब पूरी कर ली गई। बताते चले, भारतीय डाक सेवा की स्थापना के करीब 166 साल बीत गए। 1 अक्टूबर 1954 को तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने इस सेवा का केंद्रीकरण किया था। उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले 701 डाकघरों को मिलाकर भारतीय डाक विभाग की स्थापना की गई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।